नमस्ते साथियों, कैसे हो। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था विलेयता, और विलेयता के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो टॉस की दर में विलेयता, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि गैसों की दर में विलेयता। और गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले आपने काफ़ी कारक पढ़े थे। गैस की प्रकृति, विलाय की प्रकृति, ताप का प्रभाव। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में स्टार्ट जो आज करना जो टॉपिक था अपना, दाब का प्रभाव। तो गैसों की दर में विलेयता को पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो टॉपिक फिर से याद करना है, गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या लिखा है, गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और इस कारक में हमने 3 कारक पढ़ लिया था, और नंबर 4 पे अपना टॉपिक था दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात करें, दाब का प्रभाव। तो गैसों की दर में विलेयता को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया था एक नियम देके, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं कि गैसों की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए गैसों की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव, क्या लिखा है, गैसों की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए हेनरी, एक वैज्ञानिक का नाम है हेनरी, ने एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। नियम क्या दिया था उसकी बात कर लें कि नियम बहुत सिंपल सा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, क्या लिखा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ समझना है कि एक पात्र के अंदर लिक्विड भरा हुआ, द्रव भरा हुआ है, उसमें कोई गैस विलय हो रही, तो वो गैस कितनी विलय होगी जितना उस पर वो दाब डालते। और एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाया कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। सपोज करते हैं यदि गैस की विलेयता को यदि हम m से रिप्रेजेंट करें और गैस के दाब को P के साथ रिप्रेजेंट करें, तो क्या हो जाएगा, m समानुपाती P, और समानुपाती को हटाते हैं तो क्या रखना पड़ता है, स्थिरांक। तो यहाँ एक दिया स्थिरांक के, तो यहाँ से ही क्लियर होने से कि m, यहाँ पर इस m का मतलब क्या है, गैस की विलेयता। P क्या है, गैस का दाब, और के क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। अब यहाँ से हम थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते इसका पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट क्या पकड़ना, हम उस पॉइंट पे आते हैं।
जल्दीबाजी नहीं करनी है, समझना अच्छे तरीके से कि सबसे पहले गैसों की दर में विलेयता, अर्थात दर ज़्यादा है, गैस कम है, तो गैस तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलेय की तरह, और आपका जो द्रव है वो किसकी तरह कार्य करेगा, विलायक की तरह। तो गैसों की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, इसमें बाकी कारक तो हमने पढ़ लिए थे, अब हम बात करें दाब का प्रभाव। तो किसी भी गैस को जब दर में विलय किया जाता है तो उस पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए किसने दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम सीधी सी थी कि गैसों की दर में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब नियम क्या था, सिंपल सा है कि टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। तो टेम्परेचर, ताप को हमने क्या कर दिया, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, क्या लिखा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात गैस का दाब जितना ज़्यादा होगा उसकी विलेयता उतनी ज़्यादा होती है। अब देखो, तो m समानुपाती P, m को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m का मतलब हो गया गैस की विलेयता और P का मतलब हो गया गैस का दाब, तो समानुपाती होंगे तो m समानुपाती P, समानुपाती को हटाएंगे तो स्थिरांक रखना पड़ता है जिसको आप नियतांक भी बोलते हो। तो यहाँ क्या हो गया आपका m बराबर Kp। तो ये तो थी नॉर्मल बात। अब हेनरी क्या कहता है, यदि गैस की विलेयता को हम मोल अंश या मोल भिन्न में रिप्रेजेंट करें। अब ये मोल अंश या मोल भिन्न की बात याद आई क्या, हमने कल की क्लास में, अपनी जो पिछले वाली क्लास थी उसमें मोल अंश मोल भिन्न की बात की थी। तो यदि इस गैस की विलेयता को मोल अंश में रिप्रेजेंट किया जाए तो हेनरी के नियम को हम कैसे लिखेंगे उसकी बात करें यहाँ पे। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यदि गैस की विलेयता को हम किस में लेंगे बेटा, मोल भिन्न में लेंगे। यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता, क्या लिख रहे हैं, यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने तो हेनरी नियम से क्या होगा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा वो उस गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं, हेनरी नियम से किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से रिप्रेजेंट करेंगे। आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश को यहाँ पे इसके द्वारा रिप्रेजेंट, मोल अंश के समानुपाती होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझने को कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। देखो क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि किसी भी विलायक में जब गैस विलय होती है तो जितनी गैस विलय होती है उसको बोलते हैं गैस की विलेयता। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो गैस की जो विलेयता है उसको हम यहाँ किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल अंश में। तो गैस, ये तो लिखा है कि यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने, तो इसका मतलब विलेयता को हम किस में ले रहे हैं,
मोल अंश में। तो यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने तो हेनरी नियम से, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको विशेष हमें याद रखनी है। इसको इन्वर्टेड कोमा में यहाँ बंद कर रहे हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में उसका आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि दाब की बात करें तो P समानुपाती किसके समानुपाती होगा? X के, और समानुपाती को इस तरह तो स्थान रखेंगे तो यहाँ K और नीचे लगा दिया H, इसका मतलब हो गया हेनरी का नियतांक और ये हो गया आपका X। तो इसको हम यहाँ कॉस्ट में बंद कर लेते हैं। ये बातें, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब आपसे पूछा जाए P क्या है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए P क्या है? गैस का आंशिक दाब। X क्या है? गैस के मोल अंश। X क्या आपके? गैस के मोल अंश। और KH को हम क्या बोल रहे हैं? हेनरी नियतांक। क्या बोले? हेनरी नियतांक या समानुपाती नियतांक कहते हैं। अब बड़ा सीधी सी बात है कि जब हम बात करें इस टॉपिक की तो ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, हेनरी का नियम लिखिए। तो ये इतनी सी बातें आपको जाके लिखनी होती है। अब यहाँ से बातें क्या निकालनी है? सबसे पहले कि हेनरी का नियम कब बात करें? गैसों की दर में विलेयता वाला जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम से समझा जाता है। अर्थात हेनरी के नियम में हम किसकी बात करेंगे? दाब की बात करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात करने की पहले वाले दोनों ही बातें हेनरी के नियम में पूरा एज इट इज आपको लिखकर आना होगा। देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता m दाब के समानुपाती P होती है। अब दूसरी बात में उसने क्या किया कि अगर इसी विलेयता को अगर हम मोल अंश में रिप्रेजेंट करें, मोल अंश में रिप्रेजेंट करें तो किसी भी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब होता है वो उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये बातें, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इस हेनरी के नियम से रिलेटेड 5-7 बातें हैं जहाँ पर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल। ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। और विशेषकर ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे विशेष। ये m बराबर KH x, तो ये पता होना चाहिए कि P का मतलब गैस का आंशिक दाब, KH हेनरी नियतांक, x गैस की मोल भी। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बातें करते हैं इसकी। इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बातें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। अब देखो कुछ बातें और कर लेते हैं अपनी यहाँ महत्वपूर्ण। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो बेटा, हेनरी के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट कर लेते हैं हम कि जो हमें समझने और हमें क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। पहला बात है कि समान ताप पर, पहला बिंदु याद करना है कि समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH अर्थात हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, दिए गए दाब पर हेनरी नियतांक का मान जितना ज़्यादा होता है गैस की विलेयता उतनी कम होती है। 3 बिंदु आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बिंदु लिख रहे हैं कि समझने के हिसाब से कि समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए, समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मतलब हेनरी, H मतलब हेनरी, K का मतलब नियतांक कांस्टेंट, तो हेनरी नियतांक। समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न
होता है। भिन्न भिन्न होता है मतलब अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होगा, तो केच का मान प्रत्येक गैस के लिए समान नहीं होता है। इसका मतलब के एच का मान गैस की प्रकृति पर, गैस के नेचर पर, के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट बात करें कि दिए गए दाब पर, क्या लिखा है, दिए गए दाब पर के एच का मान जितना अधिक होता है, दिए गए दाब पर के एच का मान जितना अधिक होता है, उस गैस की विलेयता उतनी कम होती है। उस गैस की विलेयता उतनी कम होती है। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हेनरी के नियम से संबंधित हमने कुछ बिंदु लिखे हैं। पहली बात, अगर समान ताप है तो सीधी सी बात है अलग अलग गैसों के लिए केच का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर आ गई कि के एच हेनरी नियतांक का मान गैस की प्रकृति पर, जैसे गैस होगी उस पर, तो के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दाब दिया गया हो तो केच का मान जितना अधिक, गैस की विलेयता उतनी कम होती है। एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से कि जो जलीय जंतु होते हैं वो गर्म जल की तुलना में, जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में आरामदायक तरीके से रहते हैं। क्यों? क्वेश्चन है कि थोड़ा कि जलीय जंतु या जलीय स्पीसीज गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक आरामदायक रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा सीधी बात है, गर्म जल होगा तो गैस की विलेयता क्या होगी, जो गर्म करेंगे तो गैस की विलेयता कम होगी, तो गर्म जल की विलेयता कम होगी, विलेयता कम होगी तो उसमें गैस की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जीव जंतु आसानी से रह नहीं पाते। तो यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर, चलो मैं लिख देता हूँ आपके क्वेश्चन के रूप में, इसको आप चाहो तो आंसर के रूप में यहाँ पे लिख सकते हो कि जलीय जंतुओं के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना, क्या लिखा है कि जलीय जंतुओं में गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। क्यों? तो बेटा ये तो आपने पहले पढ़ लिया था, क्वेश्चन याद आ गया तो मैंने लिखा दिया कि देखो गर्म जल का मतलब टेम्परेचर अधिक होगा और ताप ज़्यादा होता है तो गैस की विलेयता कम होती है। अब जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें होगी वो कम होंगी तो वो नुकसान देगा। तो सीधा सा आंसर लिखोगे क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। तो सीधा आंसर क्या होगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है। और ध्यान बड़ा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, वो बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है कि अपना सिलेबस चेंज हो गया है, वर्तमान में जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग आते हैं, जहां बाल की खाल निकाली जाती है, एक एक लाइन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते तो ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अब बताएं हेनरी नियम की सीमाएं, कुछ ऐसी कंडीशन अगर वो लागू नहीं होगी तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं बोल दो, हेनरी नियम की कमियां बोल दो, हेनरी नियम के दोष बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि
नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी के नियम की सीमाएं। अच्छा पॉइंट है बेटा, हेनरी के नियम की सीमाएं की बात करिए बेटा। पहली बात तो ऐसी होनी चाहिए, गैस होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करे, वो आयनित ना हो या सगुणित या वियोजन ना हो। दूसरा, दाब अधिक ज़्यादा ना हो, ताप बहुत कम ना हो, और विलयन तनु नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है, तो वो चारों आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, देखो यहाँ से अपने क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं और हमें ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि हेनरी के नियम की सीमाएं बात करें तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात उच्च दाब नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, अर्थात निम्न ताप नहीं होना चाहिए। और तीसरे बिंदु की बात करें तो सीधी सी बात याद होनी चाहिए कि गैस है वो द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करे। गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करे, गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करे, अर्थात उसका सगुणन या वियोजन ना हो। यह सगुणन क्या है, वियोजन क्या है, वो अभी पढ़ेंगे। और चौथा, विलयन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब है कि विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो गैस है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हेनरी के नियम की सीमाओं की बात, चौथा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं विलयन तनु होना चाहिए। तो ये कुछ हेनरी के नियम की कुछ कमियां जो मैंने यहाँ बता दिया आपको, तो यहाँ से क्लियर हो जाना। देखो बेटा, अब एक चीज़ और, अब मैंने ये बातें लिखा दी, अब इन्हीं बातों से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, इन्हीं बातों से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेनरी का नियम, क्वेश्चन डाला हूँ कि हेनरी का नियम NH3 तथा HCl जैसी गैसों के लिए लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम, चाहे पूरा लिखना चाहो तो यह लिख दो, चाहे एक लाइन आप चाहे तो, हेनरी का नियम NH3 व HCl जैसी गैसों के लिए लागू नहीं होता। क्यों बेटा, क्या होगी कि अगर आपने द्रव्य विलायक लिया है तो NH3 क्या करेगा, NH3 जल के साथ क्रिया करके NH4OH बना लेगा, और अगर HCl की क्रिया अगर आप जल के साथ कराओगे तो ये H3O+ और Cl- में टूट जाएगा। तो हमने ये तो कहा है कि हेनरी का अगर गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करनी चाहिए, क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया कर गई, इस कारण से NH3 और HCl पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो जो गैस विलायक के साथ ही क्रिया कर जाएगी वहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। कभी कभार हेनरी के नियम से संबंधित ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो दाब क्या नहीं होना चाहिए, उच्च दाब नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब टेम्परेचर निम्न ताप नहीं होना चाहिए, और विलयन कैसा होना चाहिए, तनु, और गैस द्रव्य विलायक के साथ क्रिया ना करें। तो ये छोटे मोटे पॉइंट थे जहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, हेनरी के नियम के उपयोग। हेनरी का नियम कहाँ कहाँ अपने काम में आता है, कहाँ हम इनको पढ़ते हैं डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली रूप से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
उसके बाद हम आगे बात करें इस मामले में। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका, मिटा देते हैं। ये छोटे बड़े में बीच बीच में क्वेश्चन लिखाता हूँ, उनको आप अलग से नोट कर लिया करो। तो बहुत बात मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और बहुत बार ऐसे बता देता हूँ, तो उसको आप अलग से नोट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो चलो अब आगे बात करें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हेनरी के नियम के उपयोग। कहाँ कहाँ नॉर्मली हेनरी का नियम अपने काम में आता है, तो हम उसके लिए बात करें। बड़े एक चीज़ बताओ मुझे, ठंडा मतलब बोलते हैं ठंडा मतलब क्या होता है? कोको कोला। डर के आगे जीत है, ये किसका ऐड है? जल्दी से। तो ये क्योंकि ये बातें बोली है तो इनका हम उपयोग यहीं करेंगे। सबसे पहले हेनरी के नियम की उपयोगी में 3-4 महत्वपूर्ण बातें बता दूं आपको। कंसेप्ट अगर सुना ऐसे याद हो जाएगा कि जिसको आप कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, रियल में हिंदी में नाम होता है उनका शीतल पेय या सोडा वाटर, ठीक है। तो आपने देखा है जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई, बोले भाई ठंडी देना, एकदम ठंडी, वो बोले बर्फ़ दे दूँ क्या? तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो और जैसे आप उसको खोलते हो यहाँ से, तो उसके अंदर से वो कोल्ड ड्रिंक एकदम बाहर निकलती हुई नज़र आपको आती है। तो देख लो, ये कंडीशन आपके सामने भी आ रही है यहाँ पे। तो पुराना वीडियो आ गया, बीच में लगा दिया मैंने। तो जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो वो बाहर निकलती है। तो आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने पर ये बाहर निकलती है, ये गैस बाहर निकलती है, कौन सी गैस होती है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से ये जो गैस बाहर निकल रही है, ये कौन सी गैस है? CO2 होती है। अब क्यों निकलती है? वो इसी नियम पे आधारित है कि क्या होता है कि CO2 की विलेयता, कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उच्च दाब पर बंद करके जैसे खोलेंगे तो अंदर का दाब ज़्यादा, बाहर का दाब कम तो निकल जाती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, वो पीछे ऐसे सिलेंडर लगा के अंदर जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब वो समुद्र में अधिक गहराई पे जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिल जाती है, और जब ये नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जहाँ में अत्यधिक पीड़ा होती है, जिसको बोलते हैं बैंड्स। शब्द लिखूंगा बैंड नहीं, बैंड्स बोलते हैं। तो उसके बचाव के लिए उस सिलेंडर में कुछ मात्रा में हीलियम मिला दी जाती है, जिससे अपने को रिलैक्स मिल जाता है। एक और कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें देखी गई कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस में हमें ऑक्सीजन कम मिलता है। और कंटिन्यू यदि उन पहाड़ी इलाकों में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है शरीर को, तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनोक्सिया रोग। तो ये 3-4 बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनकी हम बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग की बात करें, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग या उपयोग की बात कर लेते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नंबर 1, शीतल पेय या जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। लिखा है शीतल पेय या सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है बेटा, शीतल पेय या सोडा वाटर की बात। शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्योंकि अभी हमने एक ही तो बात पढ़ी थी हेनरी के नियम में कि गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। दाब ज़्यादा लगेगा तो विलेयता क्या होगी? ज़्यादा। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च दाब पे इसको बंद कर दिया जाता है।
तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि शीतल पेय या सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को क्या करते हैं, हम उच्च दाब पर बंद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट आपको विशेष याद करना है कि गहरे समुद्र में गोताखोर को, जो क्या लिखा, गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। बड़ा सीधी बात है, जैसे जैसे अंदर जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा, वैसे वैसे उस पर दाब बढ़ेगा। अब क्या होता है, सुना, नॉर्मली ब्लड में कौन सी गैस घुलनशील होती है, ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी ब्लड में घुल जाती है। अब घुल जाती है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर निकलेगी तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है और वहाँ अत्यधिक पीड़ा अनुभव होती है। तो क्या लिखा, गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में सांस लेना पड़ता है, जिसके कारण रक्त में O2 व N2 गैस विलय हो जाती है, जिसके कारण रक्त में कौन सी O2 व N2 गैस विलय हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आता है तो N2 गैस रक्त से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस अवस्था को बैंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका उपाय क्या है, तो इसलिए देखो सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरी होती है तो नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा, तो कुछ मात्रा में हम उसको हीलियम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? हीलियम मिला देते हैं, जिससे ये कंडीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए अतः इस स्थिति से बचने के लिए गोताखोर के गैस सिलेंडर में H का मतलब हीलियम, गोताखोर के गैस सिलेंडर में हीलियम गैस मिला दी जाती है। गोताखोर के गैस सिलेंडर में हीलियम गैस मिला दी जाती है। और यहाँ से आप 2-3 चीज़ें याद कर लेना, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो हीलियम होती है वो 11.7% होती है सिलेंडर के अंदर, नाइट्रोजन होती है वो 56.2% होती है और ऑक्सीजन होती है आपकी 32.11%। तो ये याद कर लेना कि उस सिलेंडर के अंदर हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.11% होती है। 2 उपयोग हो गए। तीसरे उपयोग के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पहाड़ी वाला, तो उसको भी हम फटाफट लिख लेते हैं शॉर्ट में कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर
ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पे क्या लिखा है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिसके कारण ऊंचाई या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उनको कमजोर महसूस होगी, जिससे उनका शरीर कमजोर होने लगता है तथा उनकी सोचने व समझने की क्षमता कम हो जाती है। उनकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। बेटा इसी कंडीशन को अब आगे लिखूंगा तो नज़र नहीं आ गया दोस्तों। उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, यानी इससे एनोक्सिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। क्वेश्चन आता है एनोक्सिया क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप समझो, यहाँ से जल्दीबाजी नहीं करनी। देखो पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ये मैंने उन अनुप्रयोग की बात की जो अपने डेली जीवन में काम में आते हैं। सबसे पहले हमने बात की है शीतल पेय या सोडा वाटर, शीतल पेय या सोडा वाटर। तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को क्या करते हैं? उच्च दाब पे बंद करते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में देखो, ये तो नॉर्मल चीज़ें आप जानते हो, हमें जो पॉइंट है वो याद करना, वो आपको क्या याद करना? बेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनोक्सिया किसे कहते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करें। हो गया आपका स्क्रीनशॉट? अब देखो यहाँ से समझते हैं कि इस स्क्रीनशॉट के बाद हम बात ये करते हैं कि हेनरी का एक नियम था, लेकिन आपने देखा कि नियम क्या, वहाँ से क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड कुछ बिंदु लिखे थे, फिर हेनरी के नियम की सीमाएं आ गई, फिर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आ गए। तो देखा जाए तो हेनरी का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये तो था हेनरी का नियम जो हमने पढ़ लिया। अब आगे कल की क्लास में एक नियम और आता है, राउल्ट का नियम। और वहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में या तो हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम, इन दो में से एक नियम है, वो हर बार अल्टरनेट आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।